हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना टेस्ट नंबर 2, सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 हो चुका है। मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर, ठीक है, आपका जो केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल है, इसमें आपका टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन हो चुका है, कंप्लीट डिस्कशन हुआ है। उस वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी डील किया गया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डील किया गया है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, ये जो सीरीज चल रहा है, ये 2025 एग्जाम जो होगा 2025 में, जिसका भी एग्जाम होगा, क्लास 12 बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड का, उसके बेसिस पर ये टेस्ट चल रहा है। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपको टेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो एक टेस्ट कंप्लीट हो रखा है। आप जा करके आप इस चैनल में आप प्लेलिस्ट पे जा करके आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में दो प्लेलिस्ट है, एक हिंदी मीडियम का प्लेलिस्ट है और दूसरा इंग्लिश मीडियम का प्लेलिस्ट है। तो इंग्लिश मीडियम का प्लेलिस्ट में देखिएगा तो आपका टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन किया गया है। तो आप जा करके उस पर, है ना, फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टेस्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। टेस्ट नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन हुआ दिया गया है उसके बारे में डील किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। वाटर का जो वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू, उसके बारे में पूछ रहा है कि ये कितना होता है। ये बचपन से जानते हैं 7 होता है, तो इसका 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी ब्लड। बोल रहा है ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू अप्रॉक्स कितना होता है, तो अप्रॉक्स होता है 7.4। थर्ड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज। क्या होता है। बोल रहा है कि आपका एक सॉल्यूशन लिए गया है, ठीक है, जिसमें ए के भी मॉलिक्यूल्स है और बी के भी, ए कंपोनेंट्स भी और बी भी है, ठीक है, और यहाँ पर एडिशन कराया जा रहा है। किस चीज का? वाटर का एडिशन किया जा रहा है, वाटर का। तो आप बताइएगा, वाटर जो है आपका सॉल्वेंट है, तो यहाँ क्वांटिटी जो है बढ़ेगा भी किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो रिमेन्स क्या रहेगा? सेम। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। और जो एडिशन ऑफ वाटर होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो ये जो है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज, क्या होगा? डाइल्यूशन। लेकिन आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाइल्यूशन में, है ना, क्या कांस्टेंट होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है ये आपका फिक्स्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिक्स है। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। वाटर डालने के बाद वॉल्यूम बढ़ ही जाएगा। जैसे अगर एक कंटेनर है, उसमें 200 ml है पानी, ठीक है, 200 ml वाटर है, और इसमें आप एडिशन कर रहे हैं वाटर का, तो कितना भी अमाउंट कीजिएगा तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा ही, 200 ml से बढ़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाता है। लेकिन आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहता है? फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, डाइल्यूशन का एक फार्मूला होता है M1V1 इजकल टू M2V2, ठीक है। उसी फॉर्मूले के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल है। बोल रहा है इफ M1 इजकल टू 10M एंड V1 को फाइंड आउट करना है, और M2 दिया हुआ है 2 और V2 दिया हुआ 500 ml। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, V1 इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू 500 अपॉन में 10, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका 100 ml हो जाएगा। देखिएगा, m इजिकल टू होता है मोलरिटी। m इजिकल टू मोलरिटी। मोलरिटी इजिकल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर m का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग m का वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। उसके लिए आपको मोल्स दिया हुआ होगा और वॉल्यूम दिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है 180 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोल रहा है V1 जो दिया हुआ है वो 4 लीटर का सॉल्यूशन दिया हुआ था। देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ इट इज डाइल्यूटेड अप टू 12 लीटर। बोल रहा है 4 लीटर का एक सॉल्यूशन बना हुआ था, और उसको अगर डाइल्यूट करके कितना लीटर में कन्वर्ट कर रहे, 12 लीटर में, तो आप बताना है उसका मोलरिटी क्या होगा। तो फार्मूला आपको पता है M1V1 इजिकल टू M2V2।
अब बात ये है कि M1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, मोलरिटी आपका दिया हुआ नहीं है, और मोलरिटी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिया हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास आपका दिया हुआ है 180 ग्राम, और आपका यूरिया का मोलर मास होता है 60, नंबर ऑफ मोल्स आपका आया 3। इससे आप मोलरिटी निकाल सकते हैं, n इजकल टू 3, और b वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ था 4 लीटर, तो m का वैल्यू आ गया है 3/4। ठीक है, M1 का वैल्यू आपका पता चल गया 3/4। V1 आपका दिया हुआ था 4 है ना, V1 आपका 4 लीटर है। M2 को दिया हुआ क्वेश्चन में 12, और V2 दिया हुआ है, सॉरी M2 फाइंड आउट करना है, और V2 दिया हुआ 12, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। और अगर आप देखें तो 3/12 इजकल टू क्या हो जाएगा M2, और ये कैंसिल आउट होगा, तो M2 इजकल टू 1/4, और M1/4 इजकल टू होगा 0.25 मोलरिटी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पॉइंट है विच मॉलिक्यूल्स टेक्स पार्ट ऑफ इवापोरेशन। बोल रहा है कि इवापोरेशन में कौन से मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। कोई एक सॉल्यूशन बनाया गया है, और इस सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट और क्या सॉल्वेंट, सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को ए से डिनोट करते हैं। ए आपका सॉल्वेंट है, बी आपका क्या है सॉल्यूट है, और ये दोनों का दोनों क्या है वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब है ना, वेपर प्रेशर ये बनाता है, और वेपर प्रेशर का वैल्यू इसका इक्वल टू 0 नहीं है। 0 हो जाता है तो ये नॉन वोलाटाइल हो जाता है, लेकिन अगर 0 नहीं है तो ये वोलाटाइल है। अगर कोई चीज बन रहा है तो उसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। अब बात है कि इवापोरेशन हो रहा है। इवापोरेशन में देखिएगा आप सॉल्यूशन बनाया है, तो ए और बी का मॉलिक्यूल्स आपका बना हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ढेर सारा ए है, ढेर सारा बी है, इस टाइप से आपका एक कंटेनर में ए के मॉलिक्यूल्स बी के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ठीक है। ये जो आपका टॉप लेयर में ये, इसको आप लोग बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल्स? सरफेस मॉलिक्यूल्स। और जो अंदर में है ना, बीच में, इसको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। तो एक सरफेस मॉलिक्यूल्स है और बल्क मॉलिक्यूल्स, दो टाइप का मॉलिक्यूल्स है किसमें सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन मीन्स क्या, ए प्लस बी, इसमें दो टाइप का मॉलिक्यूल्स है, एक सरफेस मॉलिक्यूल्स, दूसरा बल्क मॉलिक्यूल्स। अब इवापोरेशन जो होता है प्रोसेस, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कौन से मॉलिक्यूल? सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स है वो आपका पार्टिसिपेट करता है किसमें? इवापोरेशन में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो पूछ रहा है विच मॉलिक्यूल्स टेक्स पार्ट इन इवापोरेशन, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स 32 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज। अभी जस्ट बोले कि आपका एक कंटेनर है, कंटेनर, इसमें आपका ए के मॉलिक्यूल्स है, बी के पार्टिकल्स है, ए के पार्टिकल्स, बी के पार्टिकल्स, ए के पार्टिकल्स और बी के पार्टिकल्स, और ये जो टॉप लेयर पे है इसको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। अब बात होता है थोड़ा सा इसके बारे में डील कर लेते हैं। सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए कंटेनर में पानी, सारा का सारा पानी का ये मॉलिक्यूल्स है, जल का ही मॉलिक्यूल्स है, लेकिन उसमें भी जो कंटेनर में जो टॉप लेयर पे है उसको सरफेस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और जो उसके नीचे टॉप लेयर के नीचे जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको बल्क मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब बात यह है कि कौन सा वाटर का मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस मॉलिक्यूल्स कहलाता है, और कौन बल्क मॉलिक्यूल्स कहलाता है, या फिर कौन सा मॉलिक्यूल्स जो है जो ऊपर आ जाता है सरफेस पे और कौन सा नीचे ही रह जाता है। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स वैसा मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम, वैसे मॉलिक्यूल्स जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, ठीक है। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो आपका टुवर्ड्स इनवर्ट्स लगता है। इनवर्ट्स मतलब अंदर की ओर, जो नीचे का जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ ये अट्रैक्ट होता है। ऊपर में यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं,
ठीक है, इसलिए ये जो होता है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये वीक होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, ये वीक बॉन्ड बनाया होता है। तो जैसे ही अगर इसको टेम्परेचर मिलता है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी इसके मॉलिक्यूल्स है जो कन्वर्ट होना चालू करते हैं किसमें, वेपर फेस में, या फिर आप बोल सकते हैं गैसियस फेस में। क्यों कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है सरफेस मॉलिक्यूल्स में। अगर बात होता बल्क का, तो बल्क में जो मॉलिक्यूल्स है उसमें चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाता इवापोरेशन में। इसलिए सरफेस मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इवापोरेशन में। तो बोला स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल्स। स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार, लगातार आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है, वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेट ऑफ इवापोरेशन। देखिए टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कीजिएगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाइएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ेगा। ठीक है, कॉलिजन बढ़ता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, कॉलिजन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो लिक्विड से मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। ठीक है, so when temperature increases, then rate of evaporation is also increases. नेक्स्ट है, when surface area of container increases। देखिएगा एक सरफेस एरिया कंटेनर, एक कंटेनर ये है जिसका सरफेस एरिया ये, इसमें मात्र मान लेते हैं वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स है, प्योर वाटर ए, प्योर वाटर ए। दूसरा कंटेनर ये है, इसका सरफेस एरिया काफी बड़ा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। इसमें आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वाटर का है 3 3 6 एक साथ। ठीक है, ये भी प्योर वाटर ही है, लेकिन आप बताइएगा इसमें इवापोरेशन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स कितने, 3, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3 मोर देन 3। तो जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उनका रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा इंक्रीजेज। ड्राई एयर इज द मिक्सचर ऑफ, ड्राई एयर इज द मिक्सचर ऑफ, एक मिनट ना, एच क्या होगा, देखिए दो टाइप का आपका एयर होता है, एक ड्राई एयर है, दूसरा होता है मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर मिक्सचर होता है किसका, O2 प्लस क्या, N2, और मॉइस्ट एयर जो है मिक्सचर होता है O2 का भी, N2 का भी, और साथ साथ वेपर का भी। H2O मतलब वेपर प्रेशर, या फिर आप बोल सकते हैं मॉइस्चर। तो ड्राई एयर के बारे में पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। Next question. The transformation of vapor molecules with lower kinetic energy back to the liquid state is known as। बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका, वेपर मॉलिक्यूल्स का। एक क्लोज कंटेनर है भाई, ये कौन सा कंटेनर है, क्लोज कंटेनर। देखिएगा समझना है इसको, क्लोज कंटेनर है और इसमें आपका प्योर सॉल्वेंट ए लिया गया है, इसके बेसिस पे आप समझिएगा प्योर सॉल्वेंट ए है। इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स है, और ये जो ए के मॉलिक्यूल्स है ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल मीन्स ये इवापोरेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स जिसको बोल रहे हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स, आपका प्योर सॉल्वेंट ए जो है वो क्या है, वोलाटाइल। अब होगा क्या कि स्टार्टिंग में सबसे पहले इवापोरेशन का है ना प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये इवापोरेशन होगा, ए के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे इवापोरेशन में। अब ये जो कंटेनर जो था ये क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है। क्लोज्ड कंटेनर होने के कारण आपका जो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, लिक्विड जो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, वो वेपर बाहर जा नहीं पा,
वेपर के मॉलिक्यूल्स इसी कंटेनर में चारों तरफ घूम रहे हैं और कुछ समय बाद वो वेपर से जो ठंडा होने के बाद धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड में। जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, वेपर्स मतलब गैसीय स्पेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से दूर होते हैं और एक दूसरे से दूर होने के कारण ये आसानी से ठंडा होना चालू होता है। और ये जो वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहे मॉलिक्यूल्स, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के लिए आपका जो कंटेनर है वो क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। क्लोज्ड कंटेनर होगा तो आपका जो लिक्विड कन्वर्ट हुआ है वेपर में, वही वेपर कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, लिक्विड में। वेपर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में। तो ये जो वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, और लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना क्या, इवापोरेशन। स्टार्टिंग में पहले इनिशियली इवापोरेशन स्टार्ट हुआ, फिर बाद में कंडेंसेशन। तो आप देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स विद लोअर काइनेटिक एनर्जी बैक टू द लिक्विड स्टेट। बोल रहा वेपर मॉलिक्यूल्स जो है वो वापस आ रहा है कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज टर्म्ड एज। देखिए इनिशियली जो है, इनिशियली इवापोरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इनिशियली जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो ज्यादा होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम अब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन का भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या फिर आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होता है वो कम होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन का। और ये जो स्टेट है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सा, इक्विलिब्रियम स्टेट। और अगर आपका कंटेनर क्लोज्ड है तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। होता क्या है कि आपका लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और वेपर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। तो इवापोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है, और ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू हो रहा है थ्रू आउट द रिएक्शन, इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the pressure exerted by the vapors in the condition of dynamic equilibrium over the surface of liquid in closed container is known as। हो रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड किया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है, वेपर्स के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है, कौन से कंडीशन में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कहाँ लगाया जा रहा है, ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन क्लोज कंटेनर। एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है। समझा देते क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है क्लोज कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है, ध्यान में रखिएगा। और क्लोज कंटेनर के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, इसमें आपका सरफेस मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर लगाया जा रहा है एट कौन सा कंडीशन में, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जब रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल हो जाए किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स पे जो प्रेशर लग रहा है वेपर्स के कारण, उसको क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन है। तो उससे बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है सरफेस मॉलिक्यूल्स पे इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। और अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो अगर प्योर वाटर है, सॉल्वेंट अगर क्या है, प्योर वाटर, तो इस समय जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वेपर्स के द्वारा सरफेस मॉलिक्यूल्स पर, उसको हम लोग एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो बोथ होगा, बोथ मतलब अगर लिक्विड दिया हुआ है तो एक्वस टेंशन बोलेंगे, अगर लिक्विड के अलावा मतलब अगर वाटर दिया हुआ लिक्विड में तो एक्वस टेंशन बोलेंगे, और वाटर के अलावा कुछ भी दिया हुआ है तो वेपर प्रेशर बोलेंगे, या फिर किसी भी प्रकार का मिक्सचर है उसको वेपर प्रेशर ही बोलेंगे। इनकेस आप बोल सकते हैं वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन क्या दोनों सेम। नेक्स्ट है, वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, है ना। जो वेपर प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे,
इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड से और साइज और शेप ऑफ वेसल, दोनों से होता है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंसेस विच इवापोरेट एट रूम टेम्परेचर, बोल रहा है कोई एक सब्सटेंसेस है, देखिएगा आपका जो सॉल्यूट है या फिर क्या है सॉल्वेंट। जनरली हम लोग सॉल्यूट के बारे में ही बात करेंगे, सॉल्यूट के बारे में ही बात कीजिए। तो सॉल्यूट जो होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है। एक ऐसा सब्सटेंस है ना, एक ऐसा सॉल्यूट होता है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होने लगता है, वेपराइज्ड होता है। रूम टेम्परेचर पर वेपराइज्ड होता है। और ये जो दूसरा जो एलिमेंट है वो रूम टेम्परेचर पर आपका वेपराइज नॉट वेपराइज्ड, ठीक है। जो वेपराइज्ड हो रहा है वो इवापोरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और जो नॉन वेपराइज्ड हो रहा है वो इवापोरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इवापोरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो वेपराइज्ड होता है या फिर जो इवापोरेशन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट्स। कौन सा, वोलाटाइल कंपोनेंट्स। और जो नॉट वेपोराइज्ड हो रहा है या नॉन इवापोरेट हो रहा है उसे बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्सटेंसेस विच इवापोरेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो इवापोरेट हो जाए उसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल बोलते हैं। अगर इवापोरेट नहीं होता तो नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पी नॉट इजक्वल टू जीरो इज ए कंडीशन फॉर विच सब्सटेंस। सबसे पहले आपको बता दे कि ये पी नॉट है क्या। पी नॉट होता है प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। कोई भी ऐसे एक कंटेनर आप लिए और इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स है, किसके मॉलिक्यूल्स है, ए के। तो इसमें जो वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है, ये ए के कारण बनेगा। इसमें जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, ड्यू टू ए, है ना, फॉर्मेशन ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू ए। ड्यू टू ए सिर्फ और सिर्फ ए के कारण हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे पी नॉट ए। पी नॉट ए मतलब होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए के कारण। और अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस ले लिया गया है जो इवापोरेट ना हो, जो इवापोरेट ना हो, जैसे बी ले लिया गया और बी जो है वो इवापोरेट होगा ही नहीं, ठीक है। ये जो कंटेनर में रखे बी, ये इवापोरेट होगा नहीं तो वेपर प्रेशर बनाएगा नहीं, तो इसका जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो पे। बना ही नहीं रहा है तो क्या होगा, जीरो पे। और अगर जो वेपर प्रेशर नहीं बनाता वो क्या कहलाता है, नॉन वोलाटाइल। और जो वेपर प्रेशर बनाता है उसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। तो ये जो है ये आपका ए जो है वो वोलाटाइल है और बी जो है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पी नॉट इजकल टू जीरो, तो पी नॉट इजकल टू जीरो मतलब वेपर प्रेशर नहीं बना रहा है। और वेपर प्रेशर कौन नहीं बनाता, नॉन वोलाटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। तो टोटल वेपर प्रेशर मतलब होता है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में ए के भी पार्टिकल्स होते हैं और किसके, बी के भी, ए के भी पार्टिकल्स और बी के भी, ए के भी पार्टिकल्स और बी के भी पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन वेपर प्रेशर बना रहा है तो उसमें ए का भी योगदान है और बी का भी। कुछ पार्ट्स ए भी पार्टिसिपेट किया है, कुछ बी भी पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उसमें ए का भी है ना कंट्रीब्यूशन है और किसका भी है, बी का भी कंट्रीब्यूशन है। और ए के कंट्रीब्यूशन को हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं और बी के कंट्रीब्यूशन को पी बी से डिनोट करते हैं। और पी ओ को बोला जाता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, मतलब ए के द्वारा बनाया गया वेपर प्रेशर, ठीक है। और पीबी को क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, मतलब बी के द्वारा बनाया गया पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पीटी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस क्या, पीबी, ठीक है। अब ये अलग बात है कि हो सकता है कोई वोलाटाइल हो कोई नॉन वोलाटाइल हो, लेकिन जनरली आपका जो फॉर्मूला है वो पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट।
तो ये सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट, सॉल्यूट को बी से डिनोट करे, सॉल्वेंट को ए से डिनोट करे, और टोटल वेपर प्रेशर जो है तो इसका लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल टू क्या, पी ए प्लस क्या, पी बी। यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Rolle's law, the partial vapor pressure of the solution is directly proportional to, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ का डिफिनेशन है, ठीक है, रॉल्स लॉ जब पढ़िएगा तो रॉल्स लॉ बोलता है कि अगर आप किसी भी कंपोनेंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर बन निकाले, जैसे पी टी इजिकल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, मतलब टोटल वेपर प्रेशर में ए का भी कंट्रीब्यूशन और बी का भी कंट्रीब्यूशन। अब बात यह है कि ए का कितना कंट्रीब्यूशन और बी का कितना कंट्रीब्यूशन, और ए और बी का कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट आया क्या, रॉल्स, ठीक है। तो रॉल्स के जो रूल्स है उस वो जनरली आपको डिफाइन करके देता है, या फिर आपका है ना रिजल्ट देता है किसके लिए, पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए, पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करवाता है ये। और अकॉर्डिंग टू रॉल्स, रॉल्स बोलता है क्या कि जिस कंपोनेंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है उसके प्योर वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। जिस कंपोनेंट्स का है, कंपोनेंट्स या तो ए हो या फिर क्या हो, बी। अगर बी के पार्शियल प्रेशर निकालना है, बी कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो बी का जो प्योर वेपर प्रेशर है उसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, बी के मोल फ्रैक्शन से। अब देख सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन का, पार्शियल वेपर प्रेशर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, तो मोल फ्रैक्शन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो आप पहले बताइएगा पी टी इज इक्वल टू क्या था, पी ए प्लस पी बी। ये डॉल्टन्स के कारण है, डॉल्टन्स का जो एक फार्मूला था ना, पार्स डॉल्टन्स का पार्शियल गैस के लिए, उसी के बेसिस पर रॉल्स भी एक फार्मूला निकाला था, है ना, सॉल्यूशन के लिए, पी टी इजिकल टू पी ए प्लस पी बी। और अभी जस्ट बताए कि पी ए का वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होता है, पी नॉट ए एक्स ए का, और पी बी का वैल्यू होता है किसके, पी नॉट बी एक्स बी का, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं पी टी इजिकल टू क्या, पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या, पी नॉट बी एक्स बी। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ total vapor pressure of the solution is P naught A X A plus P naught B X B. Next question. When non-volatile solute is present in solution, देखिएगा आपका एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें ए के कंपोनेंट्स भी है और बी के भी कंपोनेंट्स है, ए के भी कंपोनेंट्स है और बी के, और ए जो है वो वोलाटाइल है और बी जो है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल। यही क्वेश्चन बोल रहा है, नॉन वोलाटाइल है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अगर प्योर बी का बात किया जाए तो बी नॉट बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, जीरो। अब बात यह है कि यहाँ पर ए का तो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इवापोरेशन में, लेकिन बी के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर है उसमें पी ए प्लस पी बी होता बाय डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेट सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, ए का, बी का मॉलिक्यूल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो पी टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी ए। टोटल वेपर प्रेशर इजिकल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution which follow Rolle's law at all concentration and at all temperature is known as, बोल रहा है कोई सॉल्यूशन बनाया गया है जो फॉलो करे किसको, रॉल्स लॉ। इसको फॉलो करे रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, इसका मतलब क्या है, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या, पी नॉट बी एक्स बी। ये आपका है क्या, है ना, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। थर्ड कंडीशन चेंज इन एंथैल्पी भी क्या होगा, जीरो। तो वही है, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन बनाता है।
यहाँ पर वही बोल रहा है, सोल्यूशन विच फॉलो रूल्स एट ऑल कंसंट्रेशन एंड एट ऑल टेम्परेचर इज नोन एज आइडियल सोल्यूशन। और आइडियल सोल्यूशन होने का कंडीशन क्या है कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इक्विवेलेंट हो किसके, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर का, और डेल्टा भी मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, जीरो हो, और चेंज इन एंथैल्पी भी क्या हो, जीरो। ये कंडीशन किसके लिए है, आइडियल सोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर कौन सा आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा V का वैल्यू जीरो होना चाहिए, डेल्टा H का ही वैल्यू जीरो होना चाहिए, पी ऑब्जर्व्ड इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये तीनों सही है, इसका मतलब डी जो ऑप्शन है ये सही है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल ये याद रखिएगा, ये इस 2014 का 2024 का ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड का। एग्जांपल फॉर आइडियल सॉल्यूशन एन हेक्सेन, हेक्सेन और हेप्टेन का, फिर आपका ना C2H5 Cl C2H5 Br, बेंजीन और टॉलिन। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, टॉलिन का फार्मूला क्या होता है, C6H5 CH3। तो ये बेंजीन है और टॉलिन, ये सब का मिक्सचर जो है वो आपका आइडियल सोल्यूशन, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन इन विच इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन between the components A and B are the same magnitude as the intermolecular interaction found in pure components। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपको हम बताते हैं, समझा रहे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका प्योर कंपोनेंट, समझना यहाँ पे भाई ध्यान से, प्योर कंपोनेंट आपका एक लिए सॉल्यूट का, प्योर कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट का। जो सॉल्यूट्स है इसको बी से डिनोट किया, और ये पूरा का पूरा आपका मॉलिक्यूल्स किसका है, बी का। और ये प्योर कंपोनेंट सॉल्वेंट है, ये क्या है, ए। ठीक है, एक सॉल्यूट है दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। अब बोल रहा है कि दोनों को मिला करके आप बनाए क्या, सॉल्यूशन, ए और बी का, ए और बी, ये दोनों मिला करके आप बनाए सॉल्यूशन। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, इसका वैल्यू, जो भी वैल्यू मान लेते हैं, कोई एक ऐसा वैल्यू मान लेते हैं, वैल्यू बोल रहा है तो मान लेते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसका वैल्यू क्या है, 5। ये भाई माना हुआ वैल्यू है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो मिनिमम होता है या तो मैक्सिमम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान है ना, एज्यूम कर लेते हैं कि इस ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो 5 है। और बोल रहा है कि ठीक वैसा ही मैग्नीट्यूड किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्यूट में, और किस में, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में भी, सॉल्यूट और सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है, 5। और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है, 5। तो अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सॉल्यूट एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सॉल्वेंट जुड़ा हुआ था एक दूसरे से, अगर ठीक उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपका एक सॉल्यूशन बनता है तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन ये बोलता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट्स या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कंपोनेंट्स, ये दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सेम मैग्नीट्यूड से अगर आपका सॉल्यूशन का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो ये होता है कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन। और अगर कुछ चेंजिंग हो जाता है, जैसे अगर आपको मान लेते हैं कि प्योर कंपोनेंट सॉल्यूट्स के बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था 5, और सॉल्वेंट में भी लग रहा है क्या, 5, और सॉल्यूशन में 5 की जगह पर 4 होता या फिर 5 की जगह पे 6 होता, तो ये हो जाता आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कोई डिस्कशन अभी नहीं करना है, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन है, ऑप्शन के बेसिस पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट नंबर 2 का। ठीक है, इस टेस्ट में जो भी सब्जेक्टिव हुआ है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप ना इसको हमसे जुड़े रहिए
और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।